एक ही चीज है। तो विकास क्या है, परिष्कार क्या है, पहले हम खुद समझ लें फिर बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, तो विकास को कैसे समझाएंगे और परिष्कार को कैसे समझाएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उसी को हम यहाँ पे प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझ लेंगे कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब एक बच्चा शिशु के रूप में पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, वो अच्छा होता है, बुरा होता है कि क्या होता है, उसके अंदर सद्गुण होते हैं कि दुर्गुण होते हैं कि कुछ नहीं होता है, क्या होता है बताइए बता आप लोग, क्या होता है वो, कुछ नहीं होता है ना। तो उसको हम इसकी तरह मान सकते है ना, वो इस पानी में रखे जल की तरह होता है, एकदम साफ। ठीक है, यही हमारी पर्सनालिटी होती है। जब हम इस लाइफ में आते हैं, इस जीवन में आते हैं, हम एकदम साफ होते हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, अब जब आप समाज में आते हो, जब आप परिवार में आते हो, जब आपके माता पिता आपके साथ जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, जिस तरीके के समाज परिवेश में आप पलते हो, आप बढ़ते हो, जैसा आपके जब आप बड़े होते हो, जब स्कूल जाते हो, तो जैसे मित्र, जैसे दोस्त, जैसी संगति आपको मिलती है, वैसी संगति के साथ साथ आपके अंदर उन गुणों का निर्माण होता है, उन गुणों का विकास होता है। अगर वो गुण अच्छे हैं तो सद्गुणों का विकास होता है, अगर वो गुण बुरे हैं तो आपके अंदर दुर्गुणों का विकास होता है। तो ये विकास की प्रक्रिया है जो बचपन से होती है, जब हम बच्चे होते हैं तब से होती है। कैसे होती है, ये देखिए, ये आपके अंदर कुछ दुर्गुण है, इसको मैं इसमें डालता हूँ तो इसके कलर क्या हो जाता है, कलर चेंज हो रहा है इसका, इसमें और दुर्गुण हमारे अंदर आते हैं और कलर चेंज होता है, और बड़े होते हैं और कुछ दुर्गुण आता है, और इस तरीके से हमारा कलर अब ऐसा हो जाता है। एक जो सुंदर साफ पवित्र जल था, जो सुंदर साफ पवित्र जन्म हमको मिला था, वो धीरे धीरे करके हमारे कर्मों से, हमारी संगति से, हमारे व्यवहार से इस तरीके के गंदे पानी में परिवर्तित होने लगता है। आज के युवाओं के लिए बताने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या आप इस पानी को पी लोगे, क्या अब आप इस पानी को ग्रहण कर लोगे, पी लोगे, नहीं पिएंगे, तो फिर हम इस दूषित, इस गलत पर्सनालिटी के साथ में अपने जीवन को क्यों बिताएं, नहीं बिताना चाहिए। बच्चे खुद ही बोलेंगे कि हाँ मैं इस पानी को नहीं पी सकता। तो जब आप इस गंदे पानी को नहीं पी सकते, जब आप इस दूषित पानी को नहीं पी सकते, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे चरित्र के अंदर अगर कुछ ऐसे दुर्गुण आ गए हैं, चाहे वो अनजाने से ही आ गए हैं, तो उन दुर्गुणों के साथ हम अपने जीवन को क्यों जिए। ठीक है, तो ये वो दुर्गुण है जिसको ये मूर्तिकार करने की कोशिश कर रहा है। मूर्तिकार क्या कर रहा है, इस मूर्ति में एक छीनी और एक हथौड़ी को लेकर के अपने आप को निखारने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एक सुंदर मूर्ति में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये किसकी प्रक्रिया है, ये परिष्कार की प्रक्रिया है। ठीक है, हमारे व्यक्तित्व का जो भी था, बनना था, वो विकास हो गया, लेकिन अगर उसमें कुछ बुराइयां हैं तो उसको निकालने का काम क्या है, परिष्कार। जो ये मूर्तिकार करने की कोशिश कर रहा है, एक पत्थर से अपने आप को एक सुंदर मूर्ति बनाना, ये परिष्कार की प्रक्रिया है। और परिष्कार की प्रक्रिया क्या है, तो अगर आप सोने के आभूषण को देखें तो सोना जो है वो जब खदान से निकलता है तो वो सोना नहीं होता है ना, एक कोयले के पत्थर की तरह होता है। और उसको भी अगर सोना बनाना है तो पहले उसको क्या करना पड़ता है, खदान से जब निकलता है तो उसको पहले आग में तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, उसको टोकना पड़ता है, मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है। जब वो तपता है तब जाकर के फिर वो सोना बनता है, और सोना बनने के बाद भी उसको तराशना पड़ता है, उसको तराशा जाता है, तब जाके वो क्या बनता है, आभूषण बनता है। तो सोचो, एक निर्जीव वस्तु को भी एक अच्छा आभूषण बनने के लिए जब इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो हम तो सजीव वस्तु, हमको भी अगर उपयोगी बनना है तो हमको परिष्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसको और अगर एग्जांपल से समझाना है
तो इसमें हम एक और प्रैक्टिकल करते हैं कि ये वाला आप में से कोई भी मेरे पास आइएगा, कोई भी एक वॉलंटियर के रूप में। क्या प्रैक्टिकल है कि हम बच्चों को ये समझाएं कि परिष्कार का एक्चुअल में महत्व क्या है। ठीक है, लाइक हाँ पीएच यहाँ पर है हमारे साथ में, पीएच के नाम पे सत्यकाम भैया जी है ना। तो सत्यकाम भैया जी हम इसका यूज जानते हैं, क्या है ये पेंसिल। पेंसिल से हम क्या करते हैं, ठीक है। आपको कौन कौन सी पेंसिल की कंपनी के नाम पता है जो बहुत अच्छे हैं, जिससे आपने लिखा होगा कभी? नटराज की पेंसिल और अप्सरा की पेंसिल। वेरी गुड, बच्चे अच्छे अच्छे नाम बताते हैं। और आप लोग सोचिए और कौन कौन से पेंसिल्स होते हैं? हाँ, डोम्स की पेंसिल होते हैं, कैमल की पेंसिल होती है। वेरी गुड। और चलिए इन सब कंपनियों में से सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी जो आपको सबसे अच्छी लगती है, सबसे अच्छी चलती है ऐसी कोई पेंसिल? हाँ, कौन सी? कैमल की पेंसिल बहुत अच्छी है और नटराज की पेंसिल बहुत अच्छी है। और चलिए ठीक है, सारी पेंसिल्स अच्छी है वैसे तो। मेरे पास लेकिन एक और अच्छी पेंसिल है, वो डोम्स की। डोम्स की कंपनी भी बहुत अच्छी दिखाती है। चलिए अब इसमें मेरे पास बहुत सारे कलर की पेंसिल है, सुंदर से। ठीक है, और कोई कलर तो नहीं है इसके अंदर? ठीक, ये 5 कलर की बहुत अच्छी पेंसिल है मेरे पास। अब पीएच की चॉइस की पेंसिल अपन पूछ लेते हैं कि वो कौन सी कलर को पसंद करे। ठीक है, आपकी फेवरेट कलर की पेंसिल कौन सी? येलो कलर। कैटरी परिवार येलो के साथ तो जुड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आपको आपकी फेवरेट कलर की पेंसिल मैंने दे दिया और आपको अच्छी कंपनी की पेंसिल मैंने ला के दी। पेंसिल दिखने में भी बहुत सुंदर है कि? ठीक है, अब इसका जो उपयोग करना है वो भैया जी कर पाएंगे क्या? इसको पूछ लेते हैं। इसका उपयोग आपको पता है? इसका उपयोग हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर। मैं आपको जब भी सुंदर पेंसिल ला के दे रहा हूँ, सबसे अच्छी कंपनी की पेंसिल ला के दे रहा हूँ, फिर भी अगर आपको इसको उपयोगी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको शार्पनर से छीलना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको इस सुंदर पेंसिल को भी उपयोगी बनाना है, इसको लिखने के लायक बनाना है, तो आपको इसको कष्ट देना पड़ रहा है, इसको छीलना पड़ रहा है, इसके आवरण को हटाना पड़ रहा है। तो हमको भी तो अपने आप को उपयोगी बनाने के लिए कुछ एक ऐसी प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिससे भले हमें कष्ट होगा लेकिन वो हमारे जीवन को अच्छा बनाए। ठीक है, तो इस पेंसिल के माध्यम से हम ये समझते हैं कि भैया जी की भी पेंसिल उपहार में दे देते हैं। जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। थैंक यू। ये पेंसिल का आप एग्जाम्पल बच्चों से करवाइए जब आप इसको स्कूल में जाते हैं। ठीक है, यही पेंसिल सुबह खरीदने के लिए मैं गया था आज एक्चुअल में। इस एग्जाम्पल को हम समझा सके अच्छे से आप, है ना। अभी परिष्कार का मतलब क्या है? परिष्कार का मतलब अपने दुर्गुणों को हटाना और अच्छाइयों को ग्रहण करना। ये परिष्कार का एक्चुअल में महत्व है। इसका यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ अपनी मूल प्रकृति देवत्व से परिचित होना, आंतरिक द्रव्यता का विकास करना और बाह्य मलिन आवरणों को हटाना। तो ये परिष्कार जो हमने एक सोने के एग्जाम्पल से समझा, एक मूर्ति के एग्जाम्पल से समझा और एक ग्लास के एग्जाम्पल से समझा और एक पेंसिल के माध्यम से। तो जरूरी नहीं कि हम चारों प्रैक्टिकल करके बताएं, एक जगह पे एक प्रैक्टिकल, दूसरी जगह पे दूसरा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया परिष्कार के बारे में समझाना। दूसरा ये समझते हैं कि हमको क्यों करने की आवश्यकता है। सब तो अच्छे से जी रहे हैं, सब तो मजे से जी रहे हैं, जीवन तो अच्छा चल रहा है, हम मजे से जी रहे, अपने युवावस्था को जी रहे हैं, तो क्यों इतना कष्ट सहने की कोशिश करें? तो क्यों का आंसर है ये कि आप आईने में रोज अपने आप को देखते हो, है ना। एक छोटी सी कहानी इसके साथ अपन जोड़ सकते हैं कि कहानी किसकी है? एक शेरनी की है। वो जो शेरनी है वो प्रेग्नेंट रहती है। तभी उस जंगल में एक शिकारी आता है और वो शिकारी उस पर तीर चलाता है। वो शेरनी मर जाती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी इसलिए मरने से पहले अपने एक शावक को जन्म देती है। अब वो शावक उस जंगल में अकेला हो जाता है, तभी वहां पे हिरणों का झुंड आता है।
वो हिरणों का झुंड उसको देखता है कि अगर हम इस शावक को नहीं बचाएंगे तो कोई जंगली जानवर आगे इसको खा जाएगा, तो हम इसको बचा लेते हैं, अपने साथ पाल लेते हैं। तो वो जो शावक है वो उन हिरणों के साथ पलने लगता है, बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे करके वो हिरणों के जैसा ही बन जाता है, क्योंकि वो हिरणों के साथ रहता है। तो हिरणों की तरह वो इधर उधर उछल कूद करता है, हिरणों की तरह वो घास खाने लग जाता है, हिरणों की तरह वो शाकाहारी हो जाता है। ठीक है, तो वो शेर ऐसे ही करते करते हिरणों के साथ बड़ा हो जाता है। फिर एक और घटना जंगल में होती है कि उन हिरणों पर शिकारों का शेरों का एक झुंड जो है वो आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो जब शेरों का झुंड उन हिरणों पे आक्रमण करता है तो ऑब्वियसली कि सारे हिरण जो है वो इधर उधर भागने लगते हैं। तो उन हिरणों के साथ में वो जो शेर का बच्चा था वो भी भागने लगता है। तो शेरों को बड़ा देखकर आश्चर्य होता है कि ठीक है, हमें देखकर ये हिरण भाग रहे हैं तो ठीक है, हमें देखकर ये शेर क्यों भाग रहा है। तो वो बोलते हैं कि उस हिरणों को जाने दो, शेर को पकड़ करके लाओ मेरे पास। शेर को पकड़ करके लाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम हमें देखकर क्यों भाग रहे हो। तो वो शेर बोलता है कि नहीं मुझे छोड़ दो, मैं क्या हूँ, मैं हिरण। तो शेर उसको ले जाकर एक नदी के किनारे लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? ताकि उसकी परछाई उसको तालाब में, पानी में, नदी में दिखा सके। तो उसको जब दिखाते हैं और पूछते हैं कि देख तेरे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई फर्क है क्या, अब बता तू शेर है कि हिरण। वो उसे देखता है परछाई में, तब वो बोलता है कि हाँ मैं तो क्या हूँ, मैं तो शेर हूँ, मैं हिरण नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। और उस दिन वो दहाड़ता है, उस दिन वो दहाड़ता है क्योंकि वो अपनी दहाड़ भूल गया होता है। तो ये पहचान हमको अपने अंदर कराने की आवश्यकता है। ये पहचान युवाओं को युवा होने की कराने की आवश्यकता है कि आप अगर युवा हो, आप अगर एक जीवन लेकर के इस संसार में आए हो तो आपका जीवन व्यर्थ के काम करने के लिए नहीं मिला है। आपका जीवन एक उद्देश्य के लिए मिला है और उस उद्देश्य की प्राप्ति करना ही परिष्कार की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हम समझाते हैं क्योंकि जब आप आईने में अपने चेहरे को देखते हो ना तो वो चेहरा आपको कहीं और नहीं दिखता। आप अपने आसपास ढूंढो आपके जैसा चेहरा वाला, आपके जैसे नैन नंद वाला, आपके जैसे फिंगरप्रिंट वाला, आपके जैसे डीएनए वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। हर किसी का अलग अलग। क्यों है ऐसा अलग अलग? बच्चों से पूछो आप इसको क्यों ऐसा है अलग अलग, क्यों तुम्हारे जैसा कोई दूसरा चेहरा दिखता नहीं है, क्यों तुम्हारे जैसा चेहरा तुम्हारे स्कूल में नहीं दिखता, मंदिर में जाते हो तो नहीं दिखता, मार्केट में जाते हो तो नहीं दिखता, कहीं भी जाते हो तो नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता तुम्हारे जैसा चेहरा? क्या देंगे बच्चे आंसर इसका? क्योंकि भगवान ने कोई दूसरा हमारे जैसा बनाया ही नहीं। तो जब भगवान ने आपको इतने यूनिकनेस के साथ, इतनी अद्वितीयता के साथ बनाया है तो कुछ सोच करके बनाया होगा ना। तो क्यों हम इसके उद्देश्य को भूल जाते हैं? तो अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो ये बात हम इस तरीके से युवाओं को बताते हैं। अब दूसरी चीज हम उनको क्या बताएं कि पर्सनालिटी क्या है, एक्चुअल में व्यक्तित्व क्या है। एक व्यक्तित्व हमने इस पानी के एग्जांपल से समझा कि धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में दुर्गुण और सद्गुण का विकास होता है और उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। लेकिन इस पर्सनालिटी के बनने से क्या फायदा, इस पर्सनालिटी से हमको क्या फायदा, इस पर्सनालिटी से दूसरों को क्या फायदा, और ये पर्सनालिटी है क्या चीज? तो इसको अगर समझाना है तो बच्चों को सिंपल एक तरीके से समझाना है कि हम सबकी एक आइडेंटिटी है आसपास में। जैसे कि आप अगर स्कूल में हो तो आपके स्कूल में कोई एक बच्चा क्लास का मॉनिटर होगा, कोई एक बच्चा हेड बॉय होगा, कोई एक बच्चा हेड गर्ल होगी, कोई एक बच्ची हेड गर्ल होगी, है ना। वो हेड बॉय या हेड गर्ल या मॉनिटर क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि वो स्कूल का सबसे अच्छे बच्चे के रूप में जाना जाता है, वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे के रूप में जाना जाता है। आप दूसरे तरीके से देखते हैं, आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसको आप जानते हो कि वो बच्चा बहुत बदमाश है ऐसा, है ना। वो जब देखो तब किसी की चुगली करते रहता है, वो जब देखो तब दूसरों को मारता रहता है। इस तरीके से भी आप किसी न किसी बच्चे के बारे में जानते हो। तो जब आप ये दो तरीके से किसी बच्चे के बारे में जानते हो, ये आपने कैसे जाना? कैसे जाना? किसी के बारे में हम कोई चीज जानते हैं तो कैसे जानते हैं? उसके व्यवहार से, उसके चरित्र चिंतन से, उसके जो दिनचर्या है, जो वो हमारे साथ व्यवहार करता है, जैसा हमारे साथ
स्वभाव करता है, जैसा वो हमारे साथ बोलचाल करता है, उससे हम समझते हैं कि वो इस तरीके का व्यक्ति है। तो ये ऐसी ही आइडेंटिटी आपकी भी आपके स्कूल में, आपके समाज में, आपके घर में है कि आप किस रूप में जाने जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी आइडेंटिटी भी बन रही है और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अब आपकी आइडेंटिटी से फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है, इसको भी समझाइए कि जब हम बचपन में थे तो हमको लिखने के लिए क्या दिया गया था, पेंसिल दिया गया था। कौन सी क्लास तक पेंसिल यूज किया हमने, लगभग क्लास 1 क्लास 2 तक पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप क्लास 1 क्लास 2 तक पेंसिल क्यों लिखने के लिए दिया जाता है? हाँ, गलतियां ज्यादा होती है या फिर गलती अगर बच्चा कर ले तो उसको मिटा सकते हैं, ठीक है। क्लास 2 के बाद लिखने के लिए क्या दिया जाता है, पेन दे दिया जाता है। क्यों, पेंसिल से तो उसके बाद भी लिख सकता है क्यों पेन दे दिया गया, क्यों दे दिया गया, उसका ध्यान से सुनना। पेन इसलिए दे दिया गया क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, अब वो जो गलतियां करेगा वो गलतियां, अब वो बच्चा नहीं, अब आपकी जो गलतियां हैं उस गलती की सजा आपको भी भुगतनी पड़ेगी और उस गलती की सजा दूसरों को भी भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। अब उस गलती को मिटाना है तो उसको काटना पड़ेगा, काट के फिर से ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस माध्यम से समझाइए कि अब हम जब बड़े हो रहे हैं तो हमको अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब हमारी गलतियां गलतियां नहीं, अब हमारी गलतियां बड़े होने के बाद अपराध बनती हैं, ठीक है। तो हमको उस गलती को नहीं करना, उस गलती को सुधारते हुए अच्छा बनाना है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी अब हमारी आसपास में बन रही है। उस आइडेंटिटी को अच्छा करना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी क्या है, ये हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है जो समाज में बन रही है। और क्या, क्यों इसको अच्छा करने की आवश्यकता है, क्यों हम इसको समाज के लिए अच्छा बने या अपने व्यक्तित्व को क्यों अच्छा बनाए। तो स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन है, इसको हम पढ़ के सुनाते हैं कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी इज अल्टीमेट एम ऑफ दिस पर्सनालिटी रिफाइनमेंट प्रोग्राम। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम जन्म लेते हैं तो एक दिव्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हैं, हमारी आत्मा एकदम शुद्ध होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी आदतें बनती है, आदतें अच्छी होती है, आदतें बुरी होती है, हमारे सद्गुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं, उससे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है ना। तो जो दिव्य सोल हमको मिला था, जो डिवाइन सोल हमको मिला था, उस डिविनिटी को कंटिन्यूअसली बना के रखना इस पर्सनालिटी रिफाइनमेंट प्रोग्राम का क्या है, वो उद्देश्य है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम ये करते हैं। यह आज का आखिरी टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार, ये 3 तरीके हैं जिनसे हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। हम अपने पर्सनालिटी को किसी के सामने अगर परिलक्षित करते हैं, किसी के सामने अगर हमारा व्यक्तित्व दिखता है तो वो केवल इन 3 तरीकों से दिखता है। पहला क्या है, चिंतन, दूसरा क्या, चरित्र, और तीसरा क्या, व्यवहार, ठीक है। चिंतन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चिंतन सब अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट क्या है मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही कर्म करता है, वह वैसा ही व्यवहार करता है और उसका चरित्र वैसा ही बन जाता है। ये सेंटेंस सुना है आप लोगों ने। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चिंतन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चिंतन, कि वो जैसा सोच रहा है वैसा ही तो कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सोचना। और मनुष्य सोचता, जो चीज सोचता है उसी चीज को वो करता है, ठीक है। आदत कैसे बनती है, सोचने से ही और कर्म करने से ही आदतों का निर्माण होता है ना। इसमें हैबिट के पीछे पूरा एक सेशन दिया जा सकता है कि हैबिट बनती कैसे, हैबिट का निर्माण कैसे होता है। किसी को पता है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, हर दिन करने से, कितने दिन करने से कोई हैबिट बन जाती है, 21 दिन। बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिएगा दीदी के लिए।
21/90 का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, एक शोध किया हुआ है आदतों के ऊपर कि किसी की आदत कैसे बनती है, किसी भी बच्चे की आदत कैसे बनती है, हम किसी अच्छी चीज की आदत कैसे डाल सकते हैं, हमारी बुरी चीज की आदत कैसे पड़ती है। हम किसी भी चीज को जब 21 दिन तक 21 डेज तक लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। ठीक है, आदत भी ऐसा कि जैसे आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया होगा तो शुरू में आपको साइकिल चलाने के लिए क्या करना पड़ता था, ध्यान से चलाते थे, याद होगा। साइकिल अगर आपने सीखा होगा तो हैंडल के ऊपर ध्यान जाता है, पैडल के ऊपर ध्यान जाता है ना। और अभी जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपको कुछ देखना पड़ता है, कुछ नहीं देखना पड़ता है, बस साइकिल पकड़े, पैडल मारे, साइकिल अपने आप चल रही होती है। तो ये आदत बनी। आपने जब इसको 21 डेज या 90 डेज तक लगातार जब हम किसी चीज को करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो चिंतन हम ऐसा रखें कि चिंतन के लिए एक स्टोरी मेरे को याद आ रही है, इसको अपन सुनाते हैं कि हम चिंतन कैसे कर सकते हैं। और चिंतन मन पे आधारित है ना, हमारा मन जैसा सोचता है वैसा ही चिंतन करते हैं। ठीक है, और मन क्या है, मन किसकी तरह है, मन घोड़े की तरह, जैसा घोड़ा का एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मन को कंट्रोल करना है तो जैसे कि पानी को ऊपर से अगर आप नीचे गिराओगे तो वो अपने आप नीचे गिरता है, लेकिन अगर उसी पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो आपको रस्सी बाल्टी लगेगा या तो पंप लगाना पड़ेगा। वैसा ही अगर आपको मन को कंट्रोल करके रखना है, मन को अच्छा सोचने के लिए काम पे लगाना है तो उसके लिए आपको उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर हमारे आसपास इतनी सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली आपको आकर्षित कर रही है ना। जैसे अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं के पास में अभी उसके मन को भटकाने के लिए, उसके चिंतन को भटकाने के लिए हर कोई लगा हुआ है। डॉक्टर साहब जैसे कल आपको बताएंगे कि नशे के क्षेत्र में अगर हम देखें तो व्यसन में हम जब छत्तीसगढ़ का आंकड़ा लेते हैं तो 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोग नशे के आदी हैं। ठीक है, तो सोच सकते हो कि आसपास कितने सारे ऐसी चीजें हैं जो हमको जकड़ने के लिए ऑटोमेटिकली खड़ी है। अगर हम युवाओं की बात करें तो आज के समय में चाहे वो अश्लीलता बोल लो है ना, चाहे वो गंदी चीजें बोलो, चाहे वो गंदे गाने बोल लो, जो आज की यूट्यूब में आपको भरे पड़े मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज है जो इसी चीज पे काम कर रहा है कि युवाओं को कैसे इंगेज करके रखा जाए, युवाओं को कैसे उनके लक्ष्य से भटका करके रखा जाए, है ना। तो युवाओं को आप जाके बताइए कि इस काम के लिए युवाओं को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि आप भारत के युवाओं को भटका करके रखिए। 67% जो आबादी है हमारे युवाओं की है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में, और इन युवाओं को भटका करके रखने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको फेसबुक में, उनको यूट्यूब में, उनको नशे की जाल में इस तरीके से उठा करके रखिए कि वो अपना समय ऑल टाइम बर्बाद करता रहे और हम उसमें आराम से फंस रहे हैं। फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे? आसपास के युवाओं को देखो, फंसे हुए कि नहीं फंसे, है ना। तो जब वो इन सब चीजों में फंसे रहेगा तो कहां से आगे बढ़ेगा, है ना। तो चिंतन के लिए कहानी में सुनाने वाला था आपको कि हम चिंतन को अच्छा रख सकते हैं, बुरा भी रख सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, जब तक हम जागरूक नहीं होते तब तक। जैसे कि एक स्टोरी किसकी है कि एक राजा जो है वो एक बहुत सुंदर गार्डन बनाता है अपने राज्य में। अपने राज्य के बाहर वो बहुत सुंदर गार्डन बनाता है। उस गार्डन में वो सारी चीजें हाई इक्विप्ड रखता है, उसमें वो कसरत करने के लिए सारी अच्छी जिम की मशीनें लगा करके रखता है। उसमें वो एक बहुत सुंदर मंदिर बनाता है पिरामिड नुमा, और उस मंदिर में वो मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा कक्ष बनाता है, साधना कक्ष। वो अपने गार्डन में बहुत सुंदर पेड़ पौधे फूल पौधे लगाता है, एकदम हरा भरा गार्डन उसका रहता है। आप जितने सुंदर गार्डन की, जितने सुंदर बगीचे की कल्पना कर सकते हो वो राजा अपने राज्य में बनाता है। अब वो उस बगीचे के बाहर एक पहरेदार को बिठाता है और बोलता है कि इस बगीचे में 1 महीने तक जो भी आएगा उसको आने देना, मैं 1 महीने के बाद आऊंगा और पूछूंगा कि यहाँ पर कौन कौन आया था।
एक महीने बाद वो राजा आता है और उससे पूछता है कि यहाँ कौन कौन आए थे। तो वो बताता है कि यहाँ पे सबसे पहले एक साधु आया था। तो साधु को ये जगह बहुत अच्छी लगी, वो यहाँ पर बैठकर 1 हफ्ते तक मेडिटेशन किया और जाने के समय बहुत बधाई दिया राजा को कि आपने बहुत सुंदर उद्यान बनाया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चोर आए थे, उन चोर को भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। वो बोले कि ये जो जगह है, ये जो उद्यान है, राज्य से बाहर है, हम लोग यहाँ पे चोरी का सामान आराम से छुपा करके रखे और 1 हफ्ते बाद लेके चले गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ म्यूजिक सीखने वाले आए थे, संगीत सीखने वाले, उनको भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। शोर शराबे से दूर है ये जगह, यहाँ पे हम आराम से बैठ के संगीत की शिक्षा ले पाए। उसके बाद यहाँ पे कुछ जुआ खेलने वाले जुआरी भी आए थे, उन जुआरियों को भी ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पे इनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, वो आराम से यहाँ पे बैठ के जुआ खेल रहे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और सबको ये जगह बहुत अच्छी है। अब बताइए वो जगह सबके लिए अच्छी क्यों थी? किस चीज का फर्क था? किस चीज का फर्क था उनके लिए? उद्यान वही था, इक्विपमेंट वही थे, सोच का फर्क। वहाँ पे कुछ पहलवान भी गए थे जिन्होंने बहुत कसरत करके अपनी बॉडी बनाई, है ना, उनको भी जगह अच्छी लगी। फर्क किस चीज का था? सोच का था। वैसा ही फर्क हमारे जीवन का भी है। हमारे पास में भी उसी उद्यान की तरह एक जीवन मिला, एक मनुष्य का शरीर मिला, एक तन मिला, वही 24 घंटे हमको वही मिले हुए, वही दिन हमको मिला है, वही रात हमको मिला है, वही सूर्य का प्रकाश मिला है, वही पानी मिला है। लेकिन हम इन सब चीजों का उपयोग करके अपने जीवन को कैसा बनाते हैं, किस पे डिपेंड करता है? हमारी सोच पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चिंतन का उपयोगिता है कि हम जैसे सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है, वैसा ही हमारा चरित्र होता है। व्यवहार के लिए गुरुदेव के उतने ही वाक्य को हम बता सकते हैं कि दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो आपको अपने लिए पसंद है। अगर आपको नहीं लगता कि कोई मेरी चुगली करे तो आप दूसरों के साथ चुगली मत करो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे गाली दे तो आप दूसरे को गाली मत दो। अगर आपको ये लगता है कि झूठ, कोई मुझसे झूठ बोले ये अच्छी बात नहीं है, तो आप दूसरों के साथ भी झूठ मत बोलो। तो आपको जो लगता है कि मुझे जो चीजें पसंद है तो आप दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करें। ऑटोमेटिकली आपका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा बन जाएगा। और चरित्र, जब आपका चिंतन अच्छा होगा, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो ऑब्वियस है कि आपके एक अच्छे चरित्र का निर्माण आप कर रहे हैं, है ना। एक अच्छा चरित्र कैसा होता है? तो स्वामी विवेकानंद जी से अच्छा चरित्र और किसी का नहीं, है ना। तो आप एक स्वामी विवेकानंद जी की कहानी को सुनाइए कि जब भी स्वामी विवेकानंद जी विदेशों में जाते थे तो वो कैसी वेशभूषा पहन के जाते थे? ऐसे ही भगवा ड्रेस पहनते थे, बढ़िया सा साफा लगा करके विदेशों में जाते थे इस तरीके से, है ना। तो जब इस तरीके की वेशभूषा पहन के वो विदेशों में जाके लेक्चर देते थे तो विदेशी उनको बोलते थे कि आप कैसे भगवा ड्रेस पहन करके आ जाते हैं, आप इतने अच्छे लेक्चर देते हो, इतने अच्छे इंग्लिश में उद्बोधन देते हो, तो जब आप इतने अच्छे लेक्चर देते हो, इतना अच्छा भाषण देते हो, तो आप बढ़िया टाई कोट सूट कोट पहन के क्यों नहीं आते हो? तो स्वामी विवेकानंद जी उनको बोलते थे कि इन यूर कंट्री टेलर्स मेक्स द मैन, कि आपके देश में जो दर्जी है वो इंसान को बनाता होगा, बट इन आवर कंट्री आवर कैरेक्टर मेक्स द मैन, लेकिन हमारे देश में हमारा चरित्र हमको बनाता है। मतलब हम ऐसे भारत के वासी हैं जहाँ पे हम अपने चरित्र के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का आप एग्जाम्पल उनको दीजिए चरित्र के लिए। इसके आगे की जो स्लाइड्स हैं वो हम लोग कल लेंगे, जिसमें